हेलो एंड वेलकम टू मीमांसा क्लासेस। इकोनॉमी स्पेशल बैच में जो हमारा आज का टॉपिक रहने वाला है वो है बजट और राजकोषीय नीति। और आज की क्लास में हम इस टॉपिक से संबंधित जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे वो है बजटीय घाटे और राजकोषीय नीति। जो नए लोग हमसे जुड़े उनको मैं बता दूं, इकोनॉमी स्पेशल बैच हमने चालू किया हुआ है। पूर्णतः निःशुल्क ये बैच है जो यूट्यूब चैनल पर हमारे उपलब्ध है, किसी प्रकार की कोई फीस नहीं है। और इकोनॉमी से संबंधित जितने भी टॉपिक्स प्रतियोगी परीक्षाओं में आते हैं उन सभी टॉपिक्स को कवर करने का प्रयास इस बैच के अंतर्गत हमारे द्वारा किया जा रहा है। उसी क्रम में 19वीं हमारी क्लास है इकोनॉमी से रिलेटेड, और टॉपिक आपको सामने दिख ही रहा है, बजट व राजकोषीय नीति। बजट और राजकोषीय नीति में आज जिस बिंदु पर चर्चा करेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया, बजटीय घाटे और राजकोषीय नीति के बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले बजट से संबंधित जो पिछली 2 क्लासेस हमारी हुई हैं उसका एक क्विक रिवीजन हम लेते हैं। हमने देखा था बजट से के संबंध में कुछ संवैधानिक प्रावधान हमारे संविधान में किए गए हैं, उनको हमने जाना था। आर्टिकल 112 में वो व्यवस्था की गई है। बजटीय आंकड़ों के बारे में हमने जाना था कि बजट में किस किस प्रकार के आंकड़े दर्शाए जाते हैं। इसी तरह बजट के कंपोनेंट्स जो होते हैं वो क्या क्या होते हैं, राजस्व व्यय क्या होता है, पूंजीगत व्यय क्या होता है, राजस्व प्राप्ति और पूंजीगत प्राप्ति क्या होती है, इन सभी के बारे में हमने पिछली क्लासेस में जो बजट से संबंधित हमारी थी उनमें जाना था। उसके बाद हमने खर्चों वाला जो भाग, एक्सपेंडिचर वाला जो भाग देखा था बजट का, उसमें हमने देखा था कि एक्सपेंडिचर वाला जो भाग है बजट का उसे 2 भागों में बांटा गया था। पहला राजस्व व्यय और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर या पूंजीगत व्यय। राजस्व व्यय में कौन से मद आते हैं, पूंजीगत व्यय में कौन से व्यय आते हैं, इसकी हमने पिछली क्लास में बात की थी। और बजट में जो खर्चे होते हैं या बजट में जो व्यय वाला भाग होता है, एक्सपेंडिचर वाला जो भाग होता है, उसके बारे में कुछ विशेष तथ्य हमने पिछली क्लास में डिस्कस किए थे। इसी प्रकार खर्चों को किस किस प्रकार से विभिन्न समय काल में सरकार द्वारा क्लासिफाई किया गया बजट में, उसकी हमने बात की। उसके बाद हमने बजट के आय वाला भाग या जो रिसिप्ट वाला भाग है उसके बारे में बात की थी। और आय से संबंधित कुछ तथ्यों को हमने देखा था कि बजट में जो आय होती है उससे संबंधित तथ्य हमने देखे थे इस क्लास में। अब तथ्यों के बाद हमने देखा था कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स या राजस्व प्राप्ति का जो सबसे बड़ा स्रोत है सरकार का वह है टैक्सेशन। और टैक्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस। इनमें क्या अंतर होता है इसको हमने पिछली क्लास में समझा था। और साथ ही साथ डायरेक्ट टैक्सेस में कौन से टैक्स आते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस में कौन से टैक्स आते हैं, इसके बारे में हमने पिछली क्लास में जाना था। और एक नया टैक्स जो अभी सरकार द्वारा एक टैक्स सुधार के रूप में लागू किया गया है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसका एक संक्षिप्त परिचय हमने लिया था कि जीएसटी लागू होने से कौन कौन से प्रकार के जो टैक्स हैं वो समाप्त हो गए हैं या जीएसटी में समाहित हो गए हैं। इसी प्रकार हमने राजस्व प्राप्तियों के रूप में नॉन टैक्स के रूप में जो सरकार को आय प्राप्त होती है, टैक्स के अलावा अन्य स्रोतों से राजस्व आय के रूप में जो सरकार को आय प्राप्त होती है उसको हमने देखा था। कौन कौन से स्रोत थे हमने देखा था पिछली क्लास में। और पूंजीगत प्राप्तियों के रूप में सरकार को किस किस प्रकार से आय प्राप्त होती है ये भी पिछली क्लास में हम देख चुके थे। आज की जो अब हमारी क्लास रहने वाली है वो रहने वाली है बजटीय घाटे और राजकोषीय नीति के बारे में। तो पहले हम बात करते हैं बजटीय घाटों के बारे में। तो देखिए, बजटीय घाटा सिंपल से टर्म में मैं आपको समझाऊं, सिंपल से शब्दों में मैं आपको समझाऊं तो घाटे का तात्पर्य क्या होता है, जब क्या हो जाए, इनकम या किसी व्यक्ति की आय तो रहे कम और उसके खर्चे या एक्सपेंडिचर, हम कह सकते हैं एक्सपेंडिचर क्या हो जाएं, ज्यादा। तो इस प्रकार की स्थिति जब बन जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, घाटे की स्थिति कहा जाता है। और हमारे देश के बजट में भी इस प्रकार की जब स्थिति बन जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, बजटीय घाटे कह दिया जाता है। अब बजटीय घाटों के कुछ विशेष प्रकार होते हैं। कौन कौन से प्रकार होते हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले है राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हमने लिखा RD। पहला हो गया राजस्व घाटा। दूसरे प्रकार का घाटा जो हमें बजट में देखने को मिलता है वो होता है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट या प्रभावी राजस्व घाटा। ये घाटे क्या होते हैं एक एक करके हम आगे की कुछ स्लाइड्स में इनको समझने वाले हैं। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि किस किस प्रकार के घाटे बजट में हमें देखने को मिलते हैं। अगला घाटा जो इस प्रकार का है वो है फिस्कल डेफिसिट या इसे राजकोषीय घाटे या FD के नाम से जाना जाता है। प्राइमरी डेफिसिट, प्राथमिक घाटा, या इसे PD भी कह दिया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। और अगला घाटा है मोनेटाइज डेफिसिट या मौद्रिक घाटा। आइए एक एक करके इन घाटों के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं
राजस्व घाटे के बारे में या रेवेन्यू डेफिसिट के बारे में। तो देखिए, रेवेन्यू डेफिसिट को समझने से पहले हमें क्या समझना होगा कि राजस्व क्या होता है। घाटा तो सिंपल सा है, जब आय क्या हो जाए, कम रह जाए और व्यय अधिक हो जाए तो उसे क्या कहते थे, घाटा। लेकिन घाटे के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है, राजस्व। तो उसके लिए हमें वापस से पीछे क्लास में जाना होगा और पिछली क्लासों को एक बार याद करना होगा। उसमें हमने देखा था कि सरकार को जो आय प्राप्त होती है वो दो रूपों में प्राप्त होती है। पहला राजस्व आय और दूसरा पूंजीगत आय, या कह सकते हैं हम रेवेन्यू आय को अंग्रेजी में हम कह सकते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट्स, और इसे कहते हैं पूंजीगत आय को कैपिटल रिसिप्ट्स। इसी प्रकार जो व्यय होता है सरकार का या जो खर्चे होते हैं सरकार के, वे भी बजट में दो प्रकार से होते हैं। पहला राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। अब राजस्व आय के अंतर्गत और राजस्व व्यय के अंतर्गत कुछ मद आते हैं जिनकी बात हम पिछली क्लास में कर चुके। अब जो राजस्व आय है, यदि राजस्व से होने वाली जो आय है, राजस्व आय यदि इस राजस्व व्यय से क्या रह जाए, कम रह जाए, तो क्या उत्पन्न हो जाता है, घाटा उत्पन्न हो जाता है। और उस घाटे को हम क्या कह देते हैं, राजस्व घाटा कह देते हैं। तो राजस्व घाटे का तात्पर्य है राजस्व घाटा कितना होगा, जितना कि अंतर होगा किसमें, राजस्व आय तो हो जाएगी क्या, कम, और राजस्व व्यय हो जाएगा ज्यादा। तो राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय। ठीक है, सपोज मान के चलें हम राजस्व व्यय कितना है, किसी ईयर में राजस्व जो व्यय यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार का था वो कितना था, मान के चले हम 150 करोड़ रुपए। कितना था, 150 करोड़ रुपए। और राजस्व आय जो सरकार की थी वो माना कितनी थी, 100 करोड़ रुपए। तो अब यहां क्या हो गया, राजस्व जो घाटा हो गया वो कितना हो गया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितना 150 करोड़, रेवेन्यू रिसिप्ट्स कितनी 100 करोड़। तो इन दोनों का अंतर कितना, 50 करोड़। 50 करोड़ यहां पे क्या हो गया भाई, 50 करोड़ हो गए यहां पे राजस्व घाटा। लेकिन आप अक्सर समाचार पत्रों में भी और आपकी पुस्तकों में भी आपको देखने को मिलता है कि राजस्व घाटा 2% रहा, 3% रहा, ठीक है, 1.5% रहा, 1.8% रहा। लेकिन हमने यहां देखा, यहां तो हमें जो घाटा मिला है वो रुपयों के रूप में मिला है। तो ये प्रतिशत किस चीज का निकलता है, आपके मन में ये प्रश्न आएगा। तो प्रतिशत निकलता है जब भी राजस्व घाटे को निकाला जाता है तो उस राजस्व घाटे को देश की कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में देखा जाता है। जैसे यहां राजस्व घाटा आया कितना, 50 करोड़ रुपए। अब मान लो देश की कुल जीडीपी जो है वो कितनी है, 1000 करोड़ रुपए अगर हम मान के चलें, तो इस 50 करोड़ रुपए को इस 1000 करोड़ के प्रतिशत के रूप में निकाला जाएगा। और प्रतिशत के रूप में निकालेंगे तो इस प्रकार से ये प्रतिशत निकलेगा, और ये राजस्व घाटा में कितने प्रतिशत प्राप्त हो जाएगा, 5%। तो ये तो बात हुई प्रतिशत वैल्यू की। प्रतिशत वैल्यू कैसे निकालते हैं, पहले राजस्व घाटे की गणना की जाती है। राजस्व घाटे की गणना कैसे की जाएगी, राजस्व व्यय और राजस्व आय का अंतर निकाल के, और वो अंतर जो निकलेगा वो रुपये में निकलेगा। उसको प्रतिशत के रूप में कन्वर्ट करने के लिए जीडीपी के प्रतिशत के रूप में, देश की कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में उसे देख लिया जाएगा। वही क्या होगा, प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा हो जाएगा। तो ये बात करी हमने राजस्व घाटे के बारे में। अब अगले घाटे की हम बात करें, वो है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटे को देखने के लिए फिर से हमें क्लास में पीछे जाना पड़ेगा और देखना होगा हमें कि देखिए यहां हम बात करें तो राजस्व आय एक हमने देखी थी, राजस्व आय, और एक हमने देखा था राजस्व व्यय, और इन दोनों का अंतर ही क्या है, राजस्व घाटा है। लेकिन अब एक नया शब्द हमें सुनने को मिल रहा है, प्रभावी राजस्व घाटा। तो भाई ये प्रभावी राजस्व घाटा क्या है, उसको देखने के लिए हमें राजस्व आय के कुछ मद देखने होंगे। राजस्व आय के मदों के रूप में मैंने आपको बताया था कि राजस्व आय दो रूपों में प्राप्त होती है, पहला करों द्वारा और एक
गैर कर स्रोतों द्वारा। ठीक है, कर के रूप में हमने देखा था प्रत्यक्ष करों द्वारा और अप्रत्यक्ष करों द्वारा सरकार को राजस्व आय प्राप्त होती है। गैर कर स्रोत के रूप में हमने देखा था कि विभिन्न प्रकार की सेवाएं जो सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं उनके द्वारा, और भी अन्य मत देखे थे, उनके द्वारा सरकार को क्या प्राप्त होती है, राजस्व आय प्राप्त होती है। ये बात करी राजस्व आय की। दूसरी तरफ हमने बात की थी राजस्व व्यय की, और राजस्व व्यय को जब हमने देखा था तो राजस्व व्यय को देखने के लिए एक बार मैं पीछे फिर से आपको क्लास में लेके चलता हूं तो आपको ये चीज अधिक क्लियर होगी। तो आइए चलते हैं राजस्व व्यय पर। तो राजस्व व्यय की जब हमने बात की थी तो हमने देखा था, राजस्व व्यय में हमने देखा था कि राजस्व व्यय का एक मत था स्टेट्स को दी हुई अनुदान, राज्यों को अनुदान। तो केंद्र सरकार राज्यों को जो अनुदान देती है वो भी हमने किस में गिना था, यहां राजस्व व्यय में गिना था। आज वापस चलते हैं आज की क्लास पे और हम देखेंगे कि राजस्व व्यय भी किसका भाग बनाता है। राजस्व व्यय का एक भाग है अनुदान, राज्यों को दिया गया अनुदान। अब ये राज्यों को दिया गया जो अनुदान है उसे गिना तो किस में जाता है, राजस्व व्यय में गिना जाता है। इस राजस्व व्यय को, अनुदान वाला जो राजस्व व्यय है उसको यदि राजस्व घाटे में से घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त होता है। अब आप ये पूछेंगे कि इसको घटाया क्यों गया। देखिए, केंद्र सरकार ये मान के चलती है कि राज्य सरकारों को जो अनुदान दिया जाता है उसका कार्य वो किसमें करेंगे, विकासात्मक कार्यों में करेंगे, अर्थात अर्थव्यवस्था में ऐसे कार्यों में करेंगे जिससे क्या हो, अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण हो। इसलिए इस खर्चे को सैद्धांतिक रूप से, इस अनुदान वाले खर्चे को सैद्धांतिक रूप से सरकार क्या नहीं मानती है, राजस्व खर्चा नहीं मान के चलती, और राजस्व घाटे से प्रभावी राजस्व घाटा निकालने के लिए इस खर्चे को, कौन से वाले खर्चे को, राज्यों को दिए गए अनुदान को क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। किसमें से, रेवेन्यू वाले जो एक्सपेंडिचर्स रहे, राजस्व वाले जो खर्चे हैं उनमें से। आइए फॉर्मूला के रूप में इसको देखेंगे तो आपको और अधिक क्लियर होगा। जैसे इफेक्टिव रेवेन्यू डिफिक्ट मैंने आपको बताया क्या होता है, प्रभावी राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा माइनस राज्यों को दिया अनुदान। ठीक है, अब देखिए राजस्व घाटे को हमने क्या देखा था, राजस्व घाटे को पिछली स्लाइड में हमने क्या देखा था कि राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व व्यय और राजस्व आय का क्या होता है, अंतर होता है। राजस्व व्यय और राजस्व आय का क्या होता है, अंतर होता है। अब राजस्व व्यय का एक भाग क्या था, राजस्व व्यय का जो एक भाग था वो क्या था, राज्यों को दिया गया अनुदान भी था, उसको इसमें से यदि कम कर दिया जाए, किसमें से, राजस्व में से ये चीज क्या कर दी जाए, घटा दी जाए, तो जो मात्रा हमें प्राप्त होती है रेवेन्यू डेफिसिट की या राजस्व घाटे की, वही क्या कहलाता है, प्रभावी राजस्व घाटा कहलाता है। एक एग्जाम्पल से और अधिक इसको क्लियर करते हैं। मान लीजिए कि जो सरकार का राजस्व व्यय था किसी वर्ष वो कितना था, 150 करोड़ रुपए, राजस्व आय कितनी थी, 100 करोड़ रुपए, तो हमें निकल के क्या आता है, राजस्व घाटा कितना निकल के आता है, 50 करोड़ रुपए। ठीक है, लेकिन इस 150 करोड़ रुपए जो राजस्व व्यय था इसमें से हम मान के चलें कि 10 करोड़ रुपए किसको दिए गए थे, राज्यों को किस रूप में दिए गए थे, अनुदान के रूप में दिए गए थे। तो ये अनुदान वाला भाग कहाँ घटाना होगा, हमें यहाँ से घटाना होगा। तो ये अनुदान वाला भाग घटते ही क्या हो जाएगा, 140 करोड़ रुपए माइनस 100 करोड़ रुपए, यानी कि 40 करोड़ रुपए अब क्या हो जाएगा, राजस्व घाटे की जगह प्रभावी राजस्व घाटा इसे माना जाएगा। अनुदान घटाते ही हमें क्या प्राप्त हो गया, प्रभावी राजस्व घाटा प्राप्त हो गया। इसे भी जीडीपी के प्रतिशत के रूप में दर्शाया जाता है, और ये जीडीपी के प्रतिशत यदि 1000 करोड़ रुपए मान के चलें जीडीपी, तो 40/1000 गुणा 100 यानी कि कितना प्रतिशत, 4%। और यही चीजें जब इसी एग्जाम्पल को हमने देखा था तो राजस्व घाटा हमें कितना प्राप्त हुआ था, 5%, लेकिन प्रभावी राजस्व घाटा कितना प्रतिशत प्राप्त हो रहा है, 4%।
तो ये था कॉन्सेप्ट राजस्व घाटे और प्रभावी राजस्व घाटे का। आगे चलते हैं और बात करते हैं हम राजकोषीय घाटे या फिस्कल डेफिसिट के बारे में। तो देखिए, फिस्कल डेफिसिट या राजकोषीय घाटा क्या होता है? बजट में कुल आय और कुल जो व्यय होता है उसके अंतर को ही हम क्या कह देते हैं? राजस्व घाटा कह देते हैं। यानी कुल जो व्यय है उसमें से जो कुल आय है उसको घटा दिया जाए तो क्या होता है? राजस्व घाटा। कहने का तात्पर्य है राजस्व घाटा कब होता है? जब बजट में जो होने वाली जो आय है वो कम होती है अपेक्षाकृत बजट में होने वाले व्यय के। ठीक है, देखिए अब मैंने आपको बताया बजट के दो भाग होते हैं, एक तो आय और एक व्यय। अब आय वाला जो भाग होता है उसको भी हमने दो भागों में बांटा था, एक तो कौन सा? राजस्व व्यय, और दूसरा राजस्व आय। राजस्व आय, इसी प्रकार पूंजीगत आय। व्यय को भी दो भागों में बांटा, कौन सा? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। तो इस आय और व्यय का जो अंतर होता है वही क्या होता है? फिस्कल डेफिसिट या राजस्व घाटा होता है। और अधिक विस्तार से यदि हम इसको समझे तो देखिए, आय के रूप में सरकार को क्या क्या प्राप्त हुआ? राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय। इसी प्रकार व्यय के रूप में सरकार के पास में क्या है? राजस्व व्यय प्लस पूंजीगत व्यय। तो इन दोनों का जोड़ और इन दोनों के जोड़ का जो अंतर होता है वही क्या कहलाता है? सरकार का राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहलाता है। और इसे भी प्रतिशत के रूप में निकाला जाता है। और ये जो वैल्यू निकल के आती है उसमें यदि देश की कुल जीडीपी का भाग देके प्रतिशत निकाल दिया जाए तो प्रतिशत मात्रा में हमें राजकोषीय घाटा देखने को मिलता है। जैसा कि आप हमेशा पुस्तकों में पढ़ते हैं, समाचार पत्रों में पढ़ते हैं, राजकोषीय घाटा को कैसे दर्शाया जाता है? राजकोषीय घाटा जीडीपी का 0.2% रहा, 1% रहा, 5% रहा या 6% रहा। तो ये प्रतिशत कैसे निकलता है? राजकोषीय घाटे की जो मात्रा है उसको जीडीपी के प्रतिशत के रूप में निकालने पर राजकोषीय घाटा निकलता है। अगला जो इस प्रकार का घाटा है वो है प्राथमिक घाटा। आइए समझते हैं प्राथमिक घाटा क्या होता है। देखिए, पहले हमने समझा राजकोषीय घाटे को। तो राजकोषीय घाटा आय और व्यय का अंतर, बजट की आय और बजट के व्यय का जो अंतर है वो तो क्या था? राजकोषीय घाटा। लेकिन उस राजकोषीय घाटे में से यदि सरकार द्वारा जो ऋण लिए गए हैं उनके बदले जो ब्याज दिया जाता है उसको घटा दिया जाए तो वो क्या कहलाएगा? प्राथमिक घाटा कहलाएगा। आइए समझते हैं। आय और व्यय दो भाग बजट के। आय को हमने किस में दिखाया था? एक तो होती है राजस्व आय और एक क्या होती है? पूंजीगत आय। इसी प्रकार व्यय भी क्या होते हैं? राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय। अब जो राजस्व व्यय होते हैं, इस राजस्व व्यय का एक भाग होता है सरकार द्वारा लिए गए ऋणों के बदले चुकाया जाने वाला ब्याज। तो सरकार ने जो ऋण पहले से ले रखे हैं उसके बदले चुकाया जाने वाला जो ब्याज होता है वो राजस्व व्यय का एक भाग होता है। इस भाग को यदि क्या घटा दिया जाए, किस में से घटा दिया जाए? फिस्कल डेफिसिट में से या राजकोषीय घाटे में से घटा दिया जाए तो हमें क्या प्राप्त होता है? प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट प्राप्त होता है। देखिए, जैसा हमने देखा था राजकोषीय घाटा क्या होता है? कुल आय कौन कौन सी थी? राजस्व आय प्लस पूंजीगत आय और उसमें से माइनस क्या? राजस्व व्यय माइनस प्लस पूंजीगत व्यय। ये पूरा इसमें से घटा दिया जाए तो क्या प्राप्त हो जाता है? हमें पूरा का पूरा घटाने पर क्या प्राप्त हो जाता है? राजकोषीय घाटा प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस राजस्व व्यय में से पूरा राजस्व व्यय ना घटाकर इसमें से एक चीज माइनस कर दी जाए और वो माइनस क्या कर दिया जाए? राजस्व व्यय का वह वाला पार्ट जो कि सरकार के ऋणों के बदले ब्याज के रूप में सरकार द्वारा चुकाया जाता है उसको माइनस करने पर, उसको घटाने पर जो राजकोषीय घाटा में प्राप्त होता है वही क्या होता है? प्राथमिक घाटा या प्राइमरी डेफिसिट कहलाता है। आगे चलते हैं और अगला इस प्रकार का एक घाटा है वो है मौद्रिक घाटा। अब देखिए सर,
जब घाटा कब होता है? जब आय हो जाए कम और व्यय हो जाए ज्यादा। तो अब क्या होगा? इस घाटे की पूर्ति के लिए सरकार को क्या करना पड़ता है? या तो लेना पड़ता है ऋण। क्या करना पड़ता है? या तो लेना पड़ता है ऋण, या छापनी पड़ती है मुद्रा, ठीक है, या लेना पड़ता है अनुदान, ठीक है। तो अब मोनेटाइज्ड डेफिसिट या मौद्रिक घाटा क्या होता है? यदि घाटे की पूर्ति किस प्रकार से की जाए? आरबीआई के माध्यम से मुद्रा छापकर करी जाए तो उसे क्या कहते हैं? मोनेटाइज्ड डेफिसिट। यानी घाटे की वह मात्रा, राजकोषीय घाटे की वह मात्रा जिसकी पूर्ति रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा की जाती है, वह क्या कहलाता है? मौद्रिक घाटा या मोनेटाइज्ड डेफिसिट कहलाता है। अब हमने समझ लिया कि घाटे की स्थिति कब बनती है? जब आय और व्यय में क्या होता है? अंतर इस प्रकार का होता है कि व्यय ज्यादा और आय क्या हो? कम हो, तो घाटा हो जाता है। अब इस घाटे की पूर्ति को क्या कहा जाता है? घाटे का वित्त पोषण या डेफिसिट फाइनेंसिंग, ठीक है। अब डेफिसिट फाइनेंसिंग जो है वो भारत में किस प्रकार से की जाती है? डेफिसिट फाइनेंसिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? देखिए, व्यय ज्यादा हो रहे हैं, तो चूंकि बजट में जो व्यय दिखाए गए हैं उनको सरकार को क्या करना होता है? करना ही होता है। उनकी कटौती ना करके सरकार को उनको क्या अपने बजट के अनुसार वो व्यय करना होता है। लेकिन सरकार को उतनी मात्रा में पैसा आय से नहीं मिल रहा, तो आय से जब पैसा नहीं मिल रहा है, देखिए किसी व्यक्ति के एग्जाम्पल को आप समझे। माना कोई व्यक्ति है ए, इसकी आय है कितनी? 100 रुपए, ठीक है, लेकिन इसके खर्चे हो रहे हैं कितने? 120 रुपए, ठीक है। अब इसके पास में क्या क्या ऑप्शन है? या तो इस खर्चे को ये आदमी कम करके कितने रुपए पे लेके आ जाए? 100 रुपए पर लेके आ जाए, ठीक है, पहला ऑप्शन इसके पास ये है। या फिर अपनी आय को बढ़ाकर कितना करें? 120 रुपए करें। या फिर क्या करें? ये ऋण के रूप में 20 रुपए लेकर आए, ठीक है, और ऋण के रूप में 20 रुपए लेके आकर अपनी आय को अब ये 120 करे, तब ये घाटे क्या होंगे? पूरे होंगे, तब ये 120 रुपए खर्च कर पाएगा। तो इसी प्रकार के ऑप्शन सरकार के पास में रहते हैं कि जब बजट में घाटा या राजकोषीय घाटे की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो सरकार के पास में क्या ऑप्शन रहता है? या तो सरकार मुद्रा छापे, नई करेंसी छापे, या दूसरे देशों से सहायता के रूप में पैसा लेके आए, या दूसरे देशों से ऋण के रूप में पैसा लेके आए, या अपने खर्चे घटाए, या फिर अपनी आमदनी बढ़ाए। तो देखिए, ये जो टर्म दिया गया था घाटे के वित्त पोषण या डेफिसिट फाइनेंसिंग, ये सबसे पहले यूएसए में चालू हुआ था और 1969 से भारत में भी इस टर्म का, इस शब्द का प्रयोग किया जाने लगा। अब सवाल पैदा होता है कि घाटे का पोषण या घाटे की पूर्ति किस प्रकार से की जाए, ठीक है। तो उसके तरीके क्या है? जैसा मैंने आपको बताया, पहला तरीका है एक्सटर्नल एड। एक्सटर्नल एड मतलब सरकार क्या लेके आए? दूसरे देशों से अनुदान लेके आए, ठीक है। या फिर एक्सटर्नल बोरोविंग, बाहर के देशों से सरकार क्या लेके आई? ऋण के रूप में पैसा लेके आए। तीसरा तरीका क्या है? इंटरनल बोरोविंग। इंटरनल बोरोविंग का तात्पर्य है देश में लोगों से, देश के अंतर्गत ही पैसा क्या करे? देश के अंतर्गत लोगों से ही क्या करे? पैसा सरकार ऋण के रूप में ले। और चौथा है सरकार क्या कर दे? मुद्रा छाप दे। ये सब तरीके सरकार के पास में बचते हैं, ठीक है। लेकिन अब सभी तरीकों को यदि हम एक एक करके देखें तो हम पाएंगे कि कौन सा तरीका सरकार के लिए सबसे अच्छा हो सकता है। देखिए, सबसे पहले हम बात करें एक्सटर्नल एड। एक्सटर्नल एड का तात्पर्य है अनुदान के रूप में पैसा लेके आना। अब अनुदान के रूप में जब पैसा सरकार लेके आती है तो उसके बदले सरकार को क्या नहीं देना होता है? ब्याज नहीं चुकाना होता है। और चूंकि ब्याज नहीं चुकाना होता है तो आप याद करें, जब हमने बजट के बारे में देखा था तो उसमें हमने देखा था बजट में जो आय वाला भाग होता है उसमें एक आय होती है राजस्व आय, और जो व्यय वाला भाग होता है उसमें व्यय होता है राजस्व व्यय। तो राजस्व जो व्यय होता है उसका एक भाग बनाता है ऋणों के बदले दिए गए ब्याज। तो यदि ब्याज देना पड़ेगा लाए गए पैसे के ऊपर, तो हालांकि सरकार क्या कर लेगी? ऋण के रूप में पैसा लाके घाटे की पूर्ति तो उस टाइम कर लेगी, लेकिन ये ब्याज जब दिया जाएगा तो इधर राजस्व व्यय बढ़ जाएगा, और राजस्व व्यय बढ़ने से पुनः घाटा बढ़ता जाएगा आने वाले दिनों में। चूंकि अनुदान में जो पैसा लाया जाता है उसमें ब्याज नहीं दिया जाता सरकार द्वारा, तो ये एक अच्छा तरीका है जिसके माध्यम से सरकार घाटे का वित्त पोषण कर सकती है। दूसरा तरीका है ऋण। ऋण के रूप में जब पैसा लाया जाएगा
तो मैंने आपको बताया राजस्व व्यय होगा। राजस्व व्यय क्यों होगा? क्योंकि उस ऋण के बदले क्या दिया जाएगा? ब्याज दिया जाएगा। तो जहां ऋण लेके एक और लिया गया ऋण, सरकार द्वारा लिया गया ऋण, आप याद करें किसका भाग था? पूंजीगत प्राप्तियों का या पूंजीगत आय का भाग था। तो ऋण लेके जहां एक और सरकार क्या करेगी? पूंजीगत आय को तो बढ़ा लेगी, पूंजीगत प्राप्ति को तो बढ़ा लेगी, लेकिन दूसरी ओर उस ऋण के बदले आने वाले बजट में या आने वाले समय में ब्याज दिया जाएगा। तो आने वाले बजट पर क्या हो जाएगा? राजस्व घाटा बढ़ जाएगा, और राजस्व व्यय बढ़ जाने के कारण राजस्व घाटा बढ़ जाएगा। तो ये भी कोई क्या नहीं है, उपाय नहीं है जिसके द्वारा घाटे की पूर्ति की जा सके। तीसरा जो तरीका है वो है देश के अंतर्गत ही पैसा एकत्रित कर लिया जाए, सरकार द्वारा ऋण के रूप में लोगों से पैसा ले लिया जाए। लेकिन जब सरकार देश के अंतर्गत ही लोगों से पैसा एकत्रित कर लेगी तो एक इफेक्ट अर्थव्यवस्था में लागू हो जाता है, वो है क्राउडिंग आउट इफेक्ट। और क्राउडिंग आउट इफेक्ट का मतलब है लोग सारा का सारा पैसा सरकार को ऋण के रूप में दे देंगे तो लोगों के पास में निवेश के लिए पैसा नहीं बचेगा, निवेश के लिए पैसा नहीं बचेगा तो उत्पादक गतिविधियों में पैसा नहीं लगेगा, और उत्पादक गतिविधियां नहीं होंगी, जिससे पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी? वापिस से जो आर्थिक गतिविधियां हैं अर्थव्यवस्था में रुक जाएंगी। और उस अगला तरीका है प्रिंटिंग करेंसी, मुद्रा को छाप कर घाटे को पूरा करना। लेकिन मुद्रा छापने का नुकसान क्या होगा? मुद्रा छापने से महंगाई या मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। महंगाई या मुद्रास्फीति क्यों बढ़ जाती है, इसकी विस्तृत चर्चा हमने करी है जब हमारी इन्फ्लेशन की क्लास हमने ली थी कि किस प्रकार नोट छापने से महंगाई बढ़ जाती है। फिर भी संक्षिप्त रूप से मैं आपको बता दूं, नोट छापने से क्या होगा? लोगों के हाथ में पैसे की मात्रा बढ़ जाएगी, और जब पैसे की मात्रा बढ़ जाती है तो किसी चीज को खरीदने का कंपटीशन होता है, जिससे वस्तु की डिमांड बढ़ जाती है, और वस्तु की डिमांड बढ़ने से वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं, और इस प्रकार से महंगाई उत्पन्न हो जाती है। तो ये सभी प्रकार के कुछ ऑप्शंस की हमने बात की जिनके द्वारा क्या कर सकती है सरकार? घाटे का वित्त पोषण करती है। सभी तरीकों के फायदे और नुकसान मैंने आपको बताए। तो चूंकि इन सभी तरीकों से सरकार क्या नहीं कर सकती, घाटे का वित्त पोषण यदि करेगी तो कुछ ना कुछ समस्या सरकार के सामने आएगी और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो अब सरकार के पास में क्या उपाय बचते हैं कि सरकार अपने व्यय को ही या तो क्या कर ले? कम कर ले। लेकिन व्यय को कम करने की एक समस्या यह है कि कुछ ऐसे व्यय होते हैं जो सरकार को करने ही करने होते हैं, इनमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती है। जैसे सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए, एजुकेशन के लिए सरकार द्वारा जो व्यय करने होते हैं उनमें किसी प्रकार की कटौती नहीं की जा सकती। तो सभी व्यय में कटौती न करके कुछ ऐसे व्यय जो क्या करते हैं, अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण नहीं करते, उत्पादक गतिविधियों का निर्माण नहीं करते, उन व्यय में तो क्या की जाए? कमी की जाए, और साथ ही साथ सरकार द्वारा आय को क्या करा जाए? बढ़ाया जाए। तो व्यय जो होते हैं मैंने आपको बताया दो प्रकार के होते हैं। पहला पूंजीगत व्यय, जो कि अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण करते हैं। तो ये व्यय पूंजी का निर्माण करते हैं, उत्पादक गतिविधियां लाते हैं, तो रोजगार बढ़ाते हैं। तो पूंजीगत व्यय को कम ना किया जाए। कौन से व्यय को कम किया जाए? राजस्व व्यय, जो कि अर्थव्यवस्था में क्या करते हैं? किसी प्रकार के पूंजी निर्माण या उत्पादक गतिविधियों में योगदान नहीं देते। उन राजस्व व्यय को तो क्या किया जाए? घटाया जाए, और आय को क्या करा जाए? बढ़ाया जाए। ठीक है ना? ये दो तरीके सरकार के पास में घाटे के वित्त पोषण के लिए सबसे उपयुक्त होते हैं। भारत में घाटे के वित्त पोषण के लिए विभिन्न समय कालों पर अलग अलग प्रकार की व्यवस्था अपनाई गई। 1947 से लेकर 1970 तक की जो अवधि थी उसमें मुख्यतः सरकार घाटे की पूर्ति कैसे करती थी? दूसरे देशों से क्या लेके आती थी? बोरोविंग या ऋण लेके आती थी। ठीक है। साथ ही साथ सरकार क्या प्रयास करती थी कि राजस्व खर्चों में क्या किया जाए? कमी की जाए। और एक अन्य प्रयास के तहत सभी जो बैंक हैं उनको सरकार ने अपने अंडर लिया था, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके। इन प्रयासों के द्वारा घाटे के वित्त पोषण का प्रयास 1947 से 70 की अवधि में किया गया। 1970 से 91 की अवधि में सरकार ने और अधिक फोकस किस पे किया? राष्ट्रीयकरण पर फोकस किया, और अपनी आय बढ़ाने के लिए पब्लिक सेक्टर जो एंटरप्राइजेज हैं या सार्वजनिक क्षेत्र के जो उपक्रम हैं, उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभ जो कमाया उससे घाटे का वित्त पोषण सरकार द्वारा इस अवधि में किया गया। 1991 के बाद सरकार की नीति इस मामले में बदलती है, और सरकार की क्या कोशिश रहती है? अधिक फोकस किस पे रहता है कि सरकार अपने राजस्व खर्चों को तो क्या करे? कम करे, और साथ ही साथ राजस्व आय को बढ़ाए। ऐसा क्यों कि राजस्व खर्चों में कमी क्यों? पूंजीगत खर्चों में कमी क्यों नहीं?
तब तक की क्लास से आप समझ चुके होंगे कि पूंजीगत खर्चे अर्थव्यवस्था में पूंजी का निर्माण करते हैं, उत्पादक गतिविधियां उत्पन्न करते हैं, रोजगार उत्पन्न करते हैं। तो उन खर्चों में कटौती नहीं करनी, राजस्व खर्चों में कटौती करनी है। अब आप कहेंगे कि राजस्व आय को ही क्यों बढ़ाया जाए, पूंजीगत आय को क्यों ना बढ़ाया जाए। तो आपने जब क्लास ली पिछली तो आप समझ गए होंगे कि पूंजीगत जो आय होती है वो पूंजीगत आय मुख्य रूप से सरकार को ऋण प्राप्त करके होती है, और ऋण जब लेगी सरकार तो उसके बदले में ब्याज देना होगा, और ब्याज क्या बढ़ा देगा, वापस से सरकार के राजस्व खर्च को बढ़ा देगा। तो इस राजस्व खर्च को ना बढ़ने पाए इसलिए जो आय जनरेट करने की जो कोशिश है वो सरकार की क्या रहती है कि राजस्व आय या रेवेन्यू के द्वारा, रेवेन्यू रिसिप्ट्स के द्वारा सरकार को आय प्राप्त हो, राजस्व खर्चों को कम किया जाए। इस प्रकार की व्यवस्था सरकार 1991 के बाद अपना रही है। ये सब हमने बात की बजटीय घाटों के बारे में और किस प्रकार से बजटीय घाटे का वित्त पोषण किया जाए उसके बारे में। अब हम बात करेंगे बजट के स्वर्णिम सिद्धांत की गोल्डन रूल ऑफ बजट क्या होना चाहिए। उससे पहले मैं आपको बता दूं बजट में होता क्या है। बजट में क्या होती है, सरकार द्वारा प्राप्त आय और सरकार द्वारा किए गए व्यय का क्या होता है, विवरण होता है। अब बजट का स्वर्णिम सिद्धांत क्या कहता है कि सरकार को यदि ऋण लेना पड़े यानी अपनी आय किसके रूप में बढ़ानी हो, सरकार को ऋण लेकर के बढ़ानी हो, तो ऋण लेके सरकार अपनी आय केवल और केवल तभी बढ़ाए जब इस लिए गए ऋण का उपयोग किसके लिए किया जाए, निवेश या इन्वेस्टमेंट के लिए किया जाए, ना कि ऋण लेके सरकार अपने राजस्व व्यय की पूर्ति करे। ठीक है, राजस्व व्यय की पूर्ति के लिए नहीं, सरकार को ऋण किसके लिए लेना चाहिए, पूंजीगत व्यय अर्थात निवेश से क्या होगा, उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ने से क्या होगा, रोजगार बढ़ेगा, जिससे आर्थिक गतिविधियां या अर्थव्यवस्था की स्थिति अच्छी बनेगी। तो यही कहता है गोल्डन रूल बजट का कि सरकार यदि कर्ज लेती है और कर्ज लेके अपनी इनकम बढ़ाने की कोशिश करती है तो सरकार को उस ऋण का प्रयोग केवल और केवल निवेश के लिए करना चाहिए, राजस्व खर्चों हेतु नहीं। उसके बाद हम बजटीय घाटों को हम देख चुके। अब हम बात करेंगे बजट के कुछ प्रकारों की। बजट के प्रकारों की बात यदि हम करें तो सबसे पहले प्रकार का जो बजट था जो कि 1997 और 1998 में प्रचलित था वो था जीरो बेस्ड बजटिंग। जीरो बेस्ड बजटिंग के अंतर्गत क्या किया जाता है, किसी भी मद को बजट में किसी भी मद को जो आवंटन किया जाता है पिछले वर्ष को शून्य मानकर किया जाता है। पिछले वर्ष की राशि को क्या करके किया जाता है, शून्य मानकर किया जाता है। जैसे सपोज 1999 का बजट है, उसमें हेल्थ सेक्टर में सरकार ने क्या किया, 1000 करोड़ रुपए की राशि क्या की, बजट में आवंटित की। अब 2000 का जो बजट पेश होगा उसमें ऐसा नहीं है कि 1000 करोड़ रुपए की राशि 1999 में दे दी गई तो इस बार इस राशि को बढ़ाकर कितना करो, 1020 करोड़ करो या उससे ज्यादा करो। ठीक है, हेल्थ सेक्टर में क्या सुधार हुए हैं उस राशि से, उसको देखकर निर्धारित किया जाएगा कि राशि को कम करना है या ज्यादा करनी है। यानी पिछले साल आवंटित की गई राशि के आधार पर अगले वर्ष आवंटन नहीं होगा, इस राशि को जीरो मान लिया जाएगा और उस राशि से क्या उपयोगिता उस सेक्टर में देखने को मिली है उसको आधार बनाकर क्या होगा, नए सिरे से जब आवंटन किया जाएगा तो उस प्रकार के बजट को क्या कह देते हैं हम, जीरो बेस बजटिंग कह देते हैं। दूसरे प्रकार की जो बजटिंग है वो है जेंडर बजटिंग। जेंडर बजटिंग जैसा कि इसके नाम से तात्पर्य है किसी विशेष जेंडर जैसे महिलाओं के उत्थान को ध्यान में रखते हुए यदि बजट में राशि आवंटित की जाए तो इस प्रकार की बजटिंग को क्या कह देते हैं, जेंडर बजटिंग कह देते हैं। और तीसरे प्रकार की है आउटकम या परफॉर्मेंस बजटिंग। और आउटकम या परफॉर्मेंस बजटिंग में जो राशि आवंटित की जाती है, राशि का जो आवंटन किसी भी सेक्टर को किया जाता है वो पिछले साल की उसकी परफॉर्मेंस देखकर किया जाता है। जिस सेक्टर ने अच्छी परफॉर्मेंस की है उस सेक्टर को अधिक मात्रा में राशि का आवंटन किया जाता है। ये तीन प्रकार के बजटों की हमने बात की। अब बजट के बारे में कुछ तथ्य हम देखेंगे, कुछ विशेष तथ्य जो परीक्षा में अक्सर पूछ लिए जाते हैं
वो यदि हम देखें तो भारत का पहला जो बजट पेश किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था? षणमुख सेठी के द्वारा किया गया था। सबसे अधिक बार जो बजट पेश करने का रिकॉर्ड है संसद में वो किसका है? मोरारजी देसाई का है। जबकि यदि हम बात करें कि बजट को जो पेश किया जाता है वो संसद में कब किया जाता है? फरवरी के लास्ट दिन को किया जाता था। कब तक? 2017 तक। लेकिन 2017 से ये व्यवस्था बदल दी गई है और अब जो बजट पेश किया जाता है वो फरवरी के पहले दिन पेश कर दिया जाता है। 2017 से ही बजट में एक और व्यवस्था को लागू किया गया है और ये व्यवस्था ये है कि 2017 तक जहां सामान्य बजट और रेल बजट को अलग अलग पेश किया जाता था, अब सामान्य बजट और रेल बजट को एक साथ ही 2017 से पेश किया जाता है। अब ट्रांसफर पेमेंट एक शब्द होता है बजट में और उस ट्रांसफर पेमेंट का जो तात्पर्य होता है वो होता है बजट में सोशल सर्विसेज के लिए या हम कह सकते हैं सामाजिक सेवाओं के लिए या सामाजिक सुरक्षा के लिए जो राशि निर्धारित की जाती है उसे हम ट्रांसफर पेमेंट के नाम से जानते हैं। और अब अगला सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है वो हमारे सामने है, वो है फिस्कल पॉलिसी, जिसे कहा जाता है राजकोषीय नीति। समझते हैं राजकोषीय नीति क्या होती है। देखिए, राजकोषीय नीति के अंतर्गत क्या किया जाता है? सरकार अपने टैक्सेस की कुछ दरों में परिवर्तित करती है और अपने खर्चों में क्या करती है? कुछ परिवर्तन करती है। यानी टैक्सेस में परिवर्तन करके अपनी आमदनी में भी परिवर्तन करती है और अपने खर्चे में भी जब सरकार परिवर्तन करती है, और वो परिवर्तन किन उद्देश्यों के तहत किया जाता है? अर्थव्यवस्था में क्या हो सके? विकास पैदा किया जा सके, रोजगार पैदा किया जा सके, निवेश अर्थव्यवस्था में बढ़े और महंगाई की जो स्थिति है वो अर्थव्यवस्था में क्या रहे? नियंत्रण में रहे। इन चारों उद्देश्यों को पूर्ति करने के लिए सरकार द्वारा अपनी आय और व्यय में जो परिवर्तन किए जाते हैं वो ही किस नाम से जाने जाते हैं? फिस्कल पॉलिसी या राजकोषीय नीति के नाम से जाने जाते हैं। देखिए, राजकोषीय नीति के अतिरिक्त एक अन्य नीति भी आपने पिछली कुछ क्लासेस में पढ़ी है, वो है मॉनेटरी पॉलिसी या मौद्रिक नीति। तो अर्थव्यवस्था में महंगाई को जो नियंत्रण करने का कार्य किया जाता है हमारे देश में, वो महंगाई नियंत्रण का जो कार्य किया जाता है वो दो मोर्चों पर किया जाता है। एक मोर्चा कौन संभालता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये मौद्रिक नीति के माध्यम से महंगाई पर नियंत्रण रखता है। मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी के माध्यम से महंगाई पर नियंत्रण रखता है और महंगाई पर नियंत्रण रखकर ये सारे उद्देश्य प्राप्त करने की कोशिश करता है। ठीक है। इसी प्रकार दूसरे मोर्चे पर कार्य करती है सरकार, और सरकार भी क्या करती है? महंगाई पर नियंत्रण रखती है। किसके द्वारा? राजकोषीय नीति के द्वारा। और राजकोषीय नीति द्वारा महंगाई पर नियंत्रण करने के अलावा सरकार ये काम भी करती है, और जब सरकार द्वारा इस प्रकार के कार्य किए जाते हैं तो उसे ही हम क्या कह देते हैं? राजकोषीय नीति कह देते हैं। ठीक है, तो ये क्लियर हुआ कि राजकोषीय नीति क्या होती है। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं राजकोषीय नीति के संदर्भ में एक एक्ट संसद द्वारा बनाया गया था जिसे FRBM एक्ट 2003 के नाम से जाना जाता है। 2003 में ये कानून बना था। इसका पूरा नाम है फिस्कल रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। और ये जो प्रभावी हुआ था ये कानून, ये 5 जुलाई 2004 से प्रभावी हुआ था, लागू हुआ था। और इसके अंतर्गत क्या किया गया था? राजकोषीय घाटे, राजस्व घाटे आदि के लिए कुछ क्या किए गए थे? लक्ष्य निर्धारित किए गए थे। और ये लक्ष्य कब तक प्राप्त करने थे? 2008 तक प्राप्त करने का लक्ष्य इस नीति के अंतर्गत रखा गया। क्या लक्ष्य रखे गए? लक्ष्य पहला रखा गया कि आरडी अर्थात राजस्व घाटे को क्या करना है? घटाना है। और कितने प्रतिशत की दर से? 0.5% की दर से वार्षिक रूप से घटाते हुए कहां तक पहुंचाना है? शून्य तक पहुंचाना है। यानी लक्ष्य क्या रखा गया कि रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटे को शून्य कर दिया जाएगा। इसी प्रकार राजकोषीय घाटा या FD, राजकोषीय घाटे को घटाकर वार्षिक रूप से 0.3% की दर से क्या किया जाएगा? राजकोषीय घाटे को घटाया जाएगा। तीसरा जो प्रावधान किया गया इस कानून के तहत, FRBM एक्ट के तहत, कि केवल सरकार RBI से वे एंड मीन एडवांस के अतिरिक्त अन्य एडवांस नहीं लेगी। अर्थात अति आवश्यक होने पर ही सरकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से ऋण के रूप में पैसा लेगी। और साथ ही ये कहा गया
इस एक्ट में कि सरकार जो होगी ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरकार की जो प्रतिभूति होती हैं या गवर्नमेंट सिक्योरिटी होती हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदने के लिए आरबीआई क्या नहीं होगा, बाध्य नहीं होगा। किसी प्रकार की बाध्य आरबीआई में नहीं होगी। ऐसा जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति, पैसा एकत्रित करने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर सरकारी प्रतिभूति जारी की जाती हैं। इन सरकारी प्रतिभूतियों का प्राथमिक ग्राहक आरबीआई हो, ऐसा आवश्यक इस कानून के बाद में नहीं रह जाएगा। उसके बाद अगला जो प्रावधान किया गया वो किया गया कि जब जब सरकार क्या करेगी, बजट पेश करेगी, तो बजट के साथ कुछ अन्य डॉक्यूमेंट भी सरकार को संसद के समक्ष पेश करने होंगे। और ये डॉक्यूमेंट है, पहला डॉक्यूमेंट FPSS। ये डॉक्यूमेंट क्या है? फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट, कि राजकोषीय नीति को किस प्रकार से सुधार रही है सरकार, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए क्या प्रयास कर रही है, उसके संबंध में एक स्टेटमेंट सरकार को, एक डॉक्यूमेंट बजट के साथ रखना होगा, जिसे FPSS के नाम से जाना जाएगा। इसी प्रकार MTFPS, मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए मध्यम स्तर पर, यानी एक तो दीर्घकालिक अवधि और एक मध्यम अवधि पर सरकार के क्या लक्ष्य हैं, क्या योजनाएं हैं, इसको रखना पड़ेगा। और एक MFS, मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट, कि मैक्रो इकोनॉमिक यानी वृहद स्तर पर अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, उससे संबंधित एक स्टेटमेंट भी बजट के साथ रखना होगा। ऐसा FRBM एक्ट 2003 में कहा गया। और साथ ही साथ ये कहा गया कि सरकार को, देखिए बजट क्या होता है, वार्षिक रूप से पेश होता है, लेकिन FRBM एक्ट क्या कहता है कि सरकार को त्रैमासिक रूप से, क्वार्टरली रूप से क्या करना चाहिए, अपनी आय और अपने व्यय को क्या करना चाहिए, रिव्यू करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, ताकि वो वर्ष के अंत तक कंट्रोल में रह सके। अब ये तो था FRBM एक्ट, जो कि 2004 में बना। 2008 तक के लिए कुछ लक्ष्य निर्धारित किए गए। अब इन लक्ष्यों को रिव्यू करने के लिए, इन पर पुनर्विचार के लिए एक कमेटी बनाई गई, और उस कमेटी का नाम था FRBM रिव्यू कमेटी। उसने अपनी रिपोर्ट दी और उसमें लक्ष्यों में जो FRBM एक्ट में बताए थे उनके संदर्भ में कुछ बात कही। क्या बातें कही? ये जो कमेटी बनाई गई थी वो सबसे पहले किसकी चेयरमैनशिप में बनाई गई थी, किसकी अध्यक्षता में? NK सिंह की अध्यक्षता में बनाई गई। और इस कमेटी ने कहा कि सरकार का जो ऋण और GDP का अनुपात रहना चाहिए, वो कितना रहना चाहिए? 40% रहना चाहिए। अर्थात जितनी देश की GDP है उससे 40% से अधिक ऋण सरकार को नहीं लेना चाहिए। साथ ही साथ राजकोषीय घाटे के संदर्भ में कहा कि राजकोषीय घाटा जो है वो 0 से 5% की रेंज में रहना चाहिए। साथ ही साथ कहा कि 2018 से 19 के बीच में जो राजकोषीय घाटा है वो घटकर कितना हो जाना चाहिए? 3.3% होना चाहिए। और 19-20 में ये जाके कितने प्रतिशत हो जाना चाहिए? 3%। यानी 2020 तक राजकोषीय घाटा को 3% की दर पर लाने के लिए कहा किसने? FRBM रिव्यू कमेटी, अध्यक्षता किसके द्वारा? NK सिंह द्वारा। तो ये राजकोषीय घाटे को हमने समझा। राजकोषीय घाटे के रिव्यू के लिए FRBM रिव्यू कमेटी बनी, FRBM एक्ट जो बना, उन सबको हमने समझा। तो इस प्रकार से आज बजट और राजकोषीय घाटे की जो हमारी क्लास थी उसको हमने कंप्लीट किया। मिलते हैं नए विषय के साथ में अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।